वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 572 यूपी पीसीएस के लिए। देखिए, पिछले 2 से 3 दिनों से टेस्ट की रफ्तार कुछ कम हो गई है, लेकिन अब कंटिन्यू उसी स्पीड से रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? बताइए, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। तो दिल्ली का अशोक स्तंभ 3 सदी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर शिलालेखों की एक श्रृंखला है और तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे अंबाला से उठाकर दिल्ली लाया गया। यह स्तंभ फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? हम इस प्रश्न पर 2 से 3 बार चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर है नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। ठीक है, देखिए, फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या? तुगलक वंश 2 भागों में बट गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। ठीक है, और यह कथन व्यंग स्वरूप इसी शासक के लिए प्रचलित था, कौन सा? कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध सजाना है। जो पहले आया वो पहले आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। बताइए, एक ऑप्शन ऐसा भी है कि पहला दूसरा तीसरा, मतलब सी में पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, उसके बाद मुबारक खान है। ठीक है, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, फिर है आलम शाह। 14वीं सदी का, ये दोनों 13वीं सदी के हो गए, लेकिन बाद का फिरोज शाह तुगलक है। तो 1 2 3 4 सी हो जाएगा इसका आंसर। तो रुकनुद्दीन हो गया 12वीं का, 1236 में इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शासक बनाए और इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखिए, मुबारक खान जो है 1336 में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, मुबारक खान मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद जो है 1351 में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1351 से 1388 तक। और उसके बाद जो है सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक दिल्ली का सुल्तान बना। तो रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी, मुबारक शाह 1316 से 1320। ठीक है, मुबारक खान 1316 से 1320 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और आलम शाह 1445 से लेकर 1451। ठीक है, मुबारक खान ही कौन है? मुबारक खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा, यह है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया। ठीक है, उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे, लेकिन जजिया लगा दिया फिरोज ने। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया था? कौन लाया था? सिकंदर लोदी तो नहीं था, मोहम्मद गौरी नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी था या फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक था।
तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती राजा और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने और उन्हें पुनः स्थापित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। ठीक है, उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ एवं टोपरा यानी अम्बाला, ठीक है, दिल्ली लाए गए। टोपरा वाले स्तंभ को महलवे फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? कौन था वो सेनापति? वो था जफर खां। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तृतीय मंगोल आक्रमण 1299 में कुतुलुग ख्वाजा तारगी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, जिसमें तारगी ने जफर खां को मार डाला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जब उसने साम्राज्य प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी कौन? जियाउद्दीन बर्नी। ये कहा है इसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, और इसका उत्तर मलिक काफूर नहीं है। ठीक है, काफूर है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कपूर नहीं, काफूर होना चाहिए वो। लेकिन इसका उत्तर क्या है? रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर 1। तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी ने कर देना बंद कर दिया, अतः अलाउद्दीन के पुनः आक्रमण करने पर उसने समर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था? कौन है ये? बलबन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी हाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी की कर प्रणाली के आधार पर कहा गया कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था। 10वां प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। देखिए, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण सुधार उसकी मूल्य निर्धारण पद्धति या बाजार नियंत्रण था। इसकी जानकारी हमें बरनी की रचना तारीख फिरोज शाही से मिलती है और फतवाए जहांदारी से मिलती है। अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतू से मिलती है और इसामी की रचना फुतू उस सलातीन से मिलती है और इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रहला आदि से भी मिलती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती हैं रचना और रचनाकार। तो तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी किसकी? बरनी की रचना है। खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो की रचना है। फुतू उस सलातीन इसामी की और रहला तो आपको पता होगी इब्न बतूता की। इब्न बतूता मूर देश का यात्री था, यानी मोरक्को का। देखिए, मूल्य नियंत्रण के उद्देश्यों को लेकर आधुनिक एवं समकालीन इतिहासकारों के विचारों में मतभेद है। इतिहासकार वर्नी ने इसे सैन्य उद्देश्य बताया। अमीर खुसरो ने मूल्य नियंत्रण के कार्य को आम प्रजा की भलाई के लिए बताया। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों ने इसे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया। सैन्य कारणों को लेकर ज़्यादातर आधुनिक विद्वानों में सहमति है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा रेखा क्या थी? क्या थी? दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच ये नदी थी। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी।
तो 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कोई एक सुमेलित नहीं है। मदुरई वीर पांड्या, ठीक है, होयसल वीर बल्लाल, वारंगल रामचंद्र देव और देवगिरी का शासक चंद्रदेव। ठीक है, यह है राज्य और यह है शासक, कौन सा सुमेलित नहीं है। होयसल की द्वार समुद्र राजधानी थी, वीर बल्लाल शासक था, करेक्ट है। मदुरई की पांड्या वीर पांड्या शासक था, करेक्ट है। देवगिरी के शंकरदेव, करेक्ट है। वारंगल रामचंद्र देव नहीं था, रामचंद्र देव तो यादव वंश का था ना, ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो रामचंद्र देव, जिसे रामदेव भी कहा जाता है, भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था, ठीक है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। उसने अपने चचेरे भाई अम्मन से सिंहासन को हड़प कर लिया था और अपने हिंदू पड़ोसियों जैसे कि परमार, बघेल, होयसल और काकते से लड़कर अपने राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्टेटमेंट है, कुछ तीन तीन बताना है कि अलाउद्दीन के संबंध में ये तीन स्टेटमेंट और कौन सा इसमें सत्य होगा। अलाउद्दीन कृषक योग्य ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, पूरी सल्तनत में। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। पहला वाला सही है, तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ये इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, पूरी प्रजा ले ली, ठीक है, पूरा विस्तार कर दिया, अपनी पूरी सल्तनत में फैला दिया, ठीक है, सारे कर्मकांडों का विरोध किया, अधिकतर गलत ही होते हैं इस तरह के स्टेटमेंट, ठीक है। केवल 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। देखिए, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश का मतलब क्या होता है, माप कराकर लगान वसूल करना, ठीक है। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग भी बनाया था और उस विभाग का नाम है दीवान ए मुस्तखराज। इस तरह के स्टेटमेंट, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि यह विभाग किसका है, किससे संबंधित था, सीधे सीधे। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी, ठीक है। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किया जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी, संपूर्ण भारत में नहीं, ठीक है। कौन करता है आजकल भूमि की पैमाइश? आजकल भूमि की पैमाइश करते हैं लेखपाल, ठीक है, जिनको पटवारी कहा जाता है कहीं कहीं। देखिए, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों कुत, मुकद्दम और चौधरी आदि से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया और उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए अलाउद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अलाउद्दीन के विभिन्न अभियानों में तत्कालीन शासकों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 है राज्य, सूची 2 में है शासक। रणथंभौर किससे मिलाएं, चित्तौड़ किससे मिलाएं, देवगिरी का शासक कौन, गुजरात का कौन, बताइए। रणथंभौर का था हमीर देव, 1 का 3, और चित्तौड़ का राणा रणतंत्र सिंह। तो ए का 3, बी का 4, इससे एलिमिनेट हो रहा है क्या, ए का 3 2 में है, बी का 4 इसमें हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो मिलान इस प्रकार होगा, यह स्थान यह शासक, रणथंभौर का हमीर देव, देवगिरी का राजा राय रामचंद्र और गुजरात का कर्णदेव और चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाइए। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे, घड़ी कर और ग्रह कर, ठीक है। घड़ी कर था झोंपड़ियों पर लगाया जाता था और एक चराई कर था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, और घड़ी कर को जो है ग्रह कर भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
किस पर लगाया जाता था ये? झोंपड़ियों पर। ठीक है। और एक था इसका चराई कर, वो लगाया जाता था दुधारू पशुओं पर। तो 15 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।